Assalamualaikum. Today's our topic of discussion is mechanism of tachyphylaxis. टैकीफाइलेक्सिस होती क्या है और इसका क्या मैकेनिज्म है डेवलप होने का। सबसे पहले टैकीफाइलेक्सिस ये है कि रैपिड लॉस ऑफ ड्रग इफेक्ट हो जाता है ड्यू टू कंटिन्यूस और फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके क्या मैकेनिज्म होता है, इसके तीन मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले तो ये कि बीटा अरेस्टिन ब्लॉक की वजह से हो जाता है, देन इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर हो जाती है और थर्ड वन में सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले इस डायग्राम को अगर हम देखें तो क्या होता है, ये हमारे पास एक रिसेप्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर आके एगोनिस्ट ने बाइंड किया, लेकिन ये रिसेप्टर जो है वो डीफास्फोराइलेटेड फॉर्म में है। ठीक है, इसकी फास्फोराइलेशन नहीं हुई, इसके ऊपर आके क्या एगोनिस्ट लगेगा, जैसे कि यहाँ पे स्टेप 1 में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या स्टेप 2 में क्या होगा कि ये जी प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और जी प्रोटीन का इनेज से जो है वो इसका इंट्रैक्शन होगा और वो इस रिसेप्टर को फास्फोराइलेट कर देगा। और जो रिसेप्टर फास्फोराइलेट हो जाए उसकी अफिनिटी जो है वो बीटा अरेस्टिन के साथ ज़्यादा हो जाती है, जो साइटोप्लाज्म में एक मॉलिक्यूल है वो पड़ा होता है। ठीक है, अब रिसेप्टर जो है वो फास्फोराइलेट हो गया और ये येलो कलर में दिखाया हुआ है, ये बीटा अरेस्टिन है, ये इसके साथ अब बाइंड कर जाएगा क्योंकि ये फास्फोराइलेटेड है, तो इसकी अफिनिटी जो है वो बीटा अरेस्टिन के साथ ज़्यादा हो जाएगी। अब क्या होगा, बीटा अरेस्टिन ने रिसेप्टर को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया है, तो अब एगोनिस्ट का फंक्शन नहीं हो पाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, टैकीफाइलेक्सिस डेवलप हो जाएगा। अब सेकंड मैकेनिज्म क्या है कि रिसेप्टर की इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर्स में क्या होगा, जब कोई भी रिसेप्टर बीटा अरेस्टिन के साथ ज़्यादा देर तक बाइंड रहता है तो बीटा अरेस्टिन क्या करती है, वो उस रिसेप्टर की इंटरनलाइजेशन करवा देती है। क्या कोटेड पिट जो है, कोटेड पिट कंटेनिंग द रिसेप्टर वो बन जाती है और रिसेप्टर जो है वो इंटरनलाइज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे स्टेप 3 में दिखाया हुआ है, कोटेड पिट बनी और रिसेप्टर इंटरनलाइज हो गया और साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, अब इस रिसेप्टर के ऊपर जो है वो फास्फेटेज एंजाइम एक्ट करेगा और उसकी जो है वो डीफास्फोराइलेशन करवा देगा। अब डीफास्फोराइलेशन जब हो जाएगी तो फास्फेट ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास बीटा अरेस्टिन की अफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसकी अफिनिटी जो है वो फास्फोराइलेटेड रिसेप्टर के साथ ज़्यादा है। अब क्या होगा कि बीटा रेस्टिन अलहदा हो गया है और डीफास्फोराइलेटेड रिसेप्टर जो है वो अगेन मेम्ब्रेन के ऊपर चला जाएगा, वहाँ पे जाके उसके ऊपर एगोनिस्ट दोबारा बाइंड कर सकता है। अब अगर वेसिकल की फॉर्म में जो है वो रिसेप्टर पड़ा रहे और उसके ऊपर जो है वो फास्फेटेज जो है एंजाइम एक्ट ना करे तो क्या होगा, लाइसोसोम उसके ऊपर एक्ट करेगा और फेगोलाइसोसोम बन जाएगा और फेगोलाइसोसोम देन ऑटोफेगी करवा देगा और हमारे पास रिसेप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड मैकेनिज्म था हमारे पास, इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर। जैसे कि यहाँ पे स्टेप 6 में दिखाया गया है कि रिसेप्टर के ऊपर जो है वो लाइसोसाइम एंजाइम एक्ट कर रहा है और फेगोलाइसोसोम में कन्वर्ट हो रहा है और देन उसकी ऑटोफेगी हो जाएगी। अब तीसरा मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी ही कम हो जाए, सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी कैसे कम हो सकती है कि एगोनिस्ट और रिसेप्टर का इंटरेक्शन हुआ और एगोनिस्ट भी हमारे पास एक्सेस थे, रिसेप्टर भी एक्सेस थे और इनका इंटरेक्शन हुआ। अब क्या हुआ कि एगोनिस्ट जितने भी थे वो सारे ऑक्यूपाई हो गए हैं, रिसेप्टर ने उनको ऑक्यूपाई कर लिया। अब एगोनिस्ट जो हैं वो बॉडी में कम हो गए हैं, तो अब क्या होगा कि हमारे पास एगोनिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, टैकीफाइलेक्सिस का मैकेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल में नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन को जो है वो अपने फंक्शन के लिए थायोल ग्रुप की जो है वो ज़रूरत होती है। अगर थायोल ग्रुप ही कम हो जाए बॉडी में तो क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये तीन मैकेनिज्म हैं हमारे पास इसके डेवलप होने के। सबसे पहले बीटा अरेस्टिन ब्लॉकेज जो कहती है वो, देन इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर है, देन सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी अगर कम हो जाए। If you have any queries, you can ask me. Thank you.